गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोज वाले सेक्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और प्रोज वाले सेक्टर में हम आज आर टेस्ट के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम आज क्लियर कराते हैं। यहां से हम लोग प्रोज वाले सेक्टर को प्रोज वाले सेक्टर यानी जिसके अंतर्गत हम कहानी, जिसके अंतर्गत हम ऐसे निबंध, जिसके अंतर्गत स्पीच वगैरह हम पढ़ते हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं द आर्टिस्ट यानी कलाकार, जो शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। और ये हमारे शिगा नोया जापान के रहने वाले थे और ये एक टैलेंटेड लड़का है ना, एक मतलब टैलेंटेड है जिसका नाम क्या है, सीबी, है ना। उसी के बारे में इस चैप्टर में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। मैंने इसको क्लास में भी पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी एग्जाम सामने है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दे ताकि हर एक लड़का अच्छे मार्क्स लाए, 80 प्लस मार्क्स लाए, है ना। तो इसलिए मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को आज कवर कर रहा हूं। पहले देखेंगे यहां से फर्स्ट क्वेश्चन तो आ सकता है आपका कि द आर्टिस्ट वाज रिटन बाय, आंसर याद रखेंगे शिगा नोया। अगला क्वेश्चन है शिगा नोया वाज अ फेमस एंड सेलिब्रेटेड डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, है कि नहीं। क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिगा नोया, है ना, डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, एक सेलिब्रेटेड डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक फेमस थे। तो कह रहे हैं क्वेश्चन समझेंगे जैसे कि शिगा नोया एक प्रसिद्ध कैसे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहां के वो रहने वाले थे। तो वो क्या रशियन थे या जापानीज थे। तो हमारे शिगा नोया जो थे वो कहां के थे, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगला क्वेश्चन है हु वाज जापानीज टैलेंटेड बॉय, है ना, यानी जापानीज टैलेंटेड बॉय कौन था। हु मतलब कौन था। तो क्या वो सीबा था या जॉनसन था। तो मेरा जवाब है सीबा, सीबी बोल सकते हो उसको, है ना। हु डैमेज्ड टू टैलेंटेड बाय, है ना, कौन जो है डैमेज कर देता है यानी खत्म कर देता है, विनाश कर देता है टैलेंटेड को एंड टैलेंट को। तो किसके द्वारा टैलेंट को खत्म कर दिया जाता है, क्रस्ट कर दी जाती है, उसको नष्ट कर दी जाती है, क्या एडल्ट्स के द्वारा या चाइल्ड के द्वारा। तो बबुआ वो कौन था, एडल्ट्स। एडल्ट्स हम किसको बोलते हैं, जो 18 प्लस एज वाले होते हैं उसको हम एडल्ट्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे होता क्या है कि इसके माता पिता के द्वारा इसके टैलेंट को क्रस्ट कर दी जाती है, किसके, तो सीबा के। आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे हैं, उसमें एक लड़का है जिसका मतलब हॉबी है क्या करने के लिए, यानी फोटोग्राफर बनने के लिए। सुन लीजिए कहानी। लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तुम बीटेक करो, बीटेक करो, बीटेक करो। लेकिन लड़का वो बीटेक कर रहा है लेकिन फिर भी अंत में जाकर वो फोटोग्राफर ही बना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में जाने दीजिए, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज अ डैश। दो जो हम लोग अभी द आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, क्या एक स्पीच है, क्या हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या हमारा एक ऐसे है। तो जवाब है द आर्टिस्ट जो है मेरा एक क्या है बाबू, एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है शिवास एज वाज डैश ईयर ओल्ड, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिवा था वो कितने साल का था बाबू। तो शिवा जो था कितने साल का था, वो 12 वर्ष का था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 है 12 12 वर्ष के होने के साथ साथ वो कौन सा स्कूल में पढ़ाई करता था, तो प्राइमरी स्कूल में। अगला क्वेश्चन है शिवा वाज द हॉबी ऑफ, इसके पास क्या चीज का शौक था। क्वेश्चन है शिवा वाज द हॉबी ऑफ डैश, यानी शिवा डैश का शौकीन, डैश का शौकीन था। क्या चीज का शौकीन था, मॉर्निंग वॉक, सुबह में टहलने के लिए, या कलेक्टिंग गॉड्स,
कद्दुओं को इकट्ठा करने के लिए, कद्दुओं को संग्रह करने के लिए। तो क्या था मेरा जवाब, कलेक्टिंग गॉड्स। कद्दू को वो संग्रह करता था, कद्दुओं को एक जगह लाकर इकट्ठा करता था और घरों में लटकाकर उसको अच्छे से छीलना, उसको कलर करना, धूप में सुखाना, उसके बीज को बाहर निकालना, फिर उसको लटकाना, एक अच्छे शेप देना, एक अच्छी आकार देना कद्दू का। यही काम था किसका, सीबा का। सीबी बोल सकते हो उसको। Siby's hobby of collecting gods made his teacher, समझेंगे क्वेश्चन, Siby's hobby of collecting gods है ना, यानी शिवा का जो हॉबी था, शौक था कलेक्टिंग गॉड्स का, कद्दुओं को संग्रह करने का, मेड हिज टीचर है ना, वो कद्दुओं को इकट्ठा करने की जो उसकी हॉबी थी, उसके टीचर को क्या बना दिया, उसके टीचर को क्या हुआ, तो बता देते हैं। एक बार एक नया कद्दू खरीदा था और उसी कद्दू के लेकर स्कूल में भी पहुंच जाता है, तो उसके टीचर पकड़ लेते हैं कि तू कद्दू लेके आ रहा है। और किया क्या था, डेस्क जो होता है ना, बेंच, डेस्क के नीचे उसको लटका के और उसको क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था। तब तक टीचर पकड़ लेते हैं कि रे तू कद्दू लेके चला आया स्कूल में। अब वो कद्दू छीन लेते हैं, उसके पेरेंट्स के पास कंप्लेन करते हैं। तो बताइए, वो कद्दू कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स था, जो कद्दुओं को संग्रह कर रहा था, वो टीचर को क्या बना दिया, खुश बना दिया कि नाखुश बना दिया, तो नाखुश बना दिया। प्लीज्ड मतलब खुश और डिस्प्लीज्ड मतलब नाखुश। अगला क्वेश्चन है, सीबी वाज अ स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल, एक कौन सा स्कूल में पढ़ाई करता था, कौन सा स्कूल का स्टूडेंट था, तो क्या क्लर्क का स्कूल का स्टूडेंट था, प्राइमरी का था, मिडिल था, तो जवाब है मेरा कहां का था बाबू। अब 12 बरस का लड़का है तो कहां हो सकता है वो, प्राइमरी। क्लियर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जापानीज मनी, जापान का मनी रुपया क्या है। मनी मतलब मुद्रा। अब चलिए देखिएगा, क्या जापान का मनी एन है कि सेन है, तो जापान का मनी मेरा एन होगा। क्या होगा बाबू, एन। अब क्वेश्चन उठता है कि सेन क्या है सर, तो बाबू 100 सेन इक्वल टू 1 एन होता है। क्लियर है, ध्यान देंगे, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया होता है। अगर कोई पूछे कि इंडिया का मनी क्या है, तो क्या पैसा बोलेंगे कि रुपया बोलेंगे, रुपया बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से कोई पूछे जापान का पैसा क्या है, रुपया मनी क्या है, तो सेन बोलेंगे कि एन बोलेंगे, एन बोलेंगे। क्लियर हो गया ना, तो इसलिए जापान का जो मनी है वो क्या है, एन है। अगला क्वेश्चन है, सीबी लिव्ड इन डैश टाउन, वो जो लड़का था वो किस प्रकार के शहर में रहता था, हार्बर सेंट्रल, तो बाबू वह हार्बर था। हार्बर किसको बोलते हैं, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, है ना, यानी समुद्र का किनारे एक टाउन था, है ना, बंदरगाह था, उसी शहर में रहा करता था हमारा शिवा, है ना। हार्बर मतलब बंदरगाह। चलेंगे अगला क्वेश्चन, शिवा's फादर वर्क एट डैश शॉप, एंड शिवा के जो पिताजी थे डैश दुकान पर काम करते थे। क्या ग्रोसरी के दुकान पे काम करते थे कि कारपेंटर के, तो उनके पिताजी जो थे ना वो बढ़ई के दुकान पे काम करते थे और रखे थे हथौड़ा, हैमर, और आए सारे कद्दुओं को कुछ कर फेंक दिए थे, तो कारपेंटर। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉडिस, है ना। मेरे क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉडिस, यानी जो कद्दू वो बुढ़ी औरत से जो शिवा खरीदा था 5 इंच वाला कद्दू, उसकी कीमत कितनी थी। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड, यानी 5 इंचेस के गॉड की कीमत क्या थी, तो क्या 5 सेंट थी कि 10 सेंट थी, तो 10 सेंट थी, है ना, 10 सेंट में खरीदा था। द पोर्टर सोल्ड द गॉड टू द क्रोकोडाइल्स डैश इन, ध्यान देंगे, जब एक कद्दू 5 इंच वाला खरीदता है, उसके बाद कोई भी चीज नया होता है तो उससे लोग अलग नहीं होते हैं। आप भी नया मोबाइल खरीदिएगा तो खूब चलाने का मन करेगा, उसी प्रकार से हमारे ये शिवा भी है, नया कद्दू खरीदा था, स्कूल में लेकर चला गया,
और डेस्क के नीचे लटका कर पॉलिश कर रहा था तब तक टीचर पकड़ लिए और उस कद्दू को छीन लिए। और वो कद्दू छीनकर एक पोर्टर जो वह स्कूल में काम करता था, एक पोर्टर मतलब क्या होता है, कुम्हार, है ना, उसको वो कद्दू दे दिए। और पोर्टर को जब जरूरत पड़ता है कुछ पैसों को तो क्या करता है, कद्दुओं को बेचने के बारे में सोचता है। तो वही क्वेश्चन है कि द पोर्टर सोल्ड द गोल्ड, यानी कुम्हार ने कद्दू को बेचा टू कुरियो डीलर्स, किससे, कुरियो डीलर्स से, डैश एन, कितने एन में बेचा था, तो उसके लिए मर मुलाई करते हुए 50 एन में बेच दिया। कितना एन में, 50 एन में। देख लीजिए कितना में खरीदा है, अब बेचा कितना गया है, अब फाइनली देखेंगे कितना बेचा गया। अब वो कुरियो डीलर्स जो है वो 50 एन में खरीद लेता है ना। अब द कुरियो डीलर्स सोल्ड द गोल्ड डैश एन, अब कुरियो डीलर्स जो है उसको डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल पर ले जाकर बेचता है, तो कितना में बेचता है, 500 एन में कि 600 एन में, 600 एन में। अब देखिए कितना का है, 10 सेंट का, यानी 10 पैसा का माल 600 रुपया में, यानी 10 सेंट का माल 600 एन में। देख लीजिए कितना का मुनाफा है। तो इसीलिए हमारे सिग्गा नोया साहब कहते हैं किसी के टैलेंट को क्रस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे से कितने कद्दुओं को घर में लटकाया हुआ था, लेकिन उसके पिताजी सारे कद्दुओं को तोड़कर फेंक दिए, है ना। तो यही हमारा द आर्टिस्ट, अगले चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करेंगे। फिलहाल तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान देंगे। अभी हम देखेंगे ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। और ये जर्मन ग्रीड कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे और माँ के बीच क्या रिश्ता होता है, इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम समझेंगे। क्योंकि इसको हम पूरे समझा चुके हैं, क्लासरूम में भी बताया गया आपको, बट ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी इसको समझाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर, है ना। समझेंगे क्वेश्चन, द वेज का मतलब होता है तरीका, ऑफ मैनेजिंग बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जो जन्म होता है मैनेज करने का तरीका जो है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी हर सोसाइटीज में किस तरह से है। मेनी एंड वैरायटी, बहुत है और भिन्न भिन्न है, लिटिल और फ्यू, तो क्या छोट मतलब ना के बराबर है। तो भैया ये मैनेजिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ जो है हर सोसाइटी, हर समाज में अलग अलग तरह से उसे मनाया जाता है। तो इसका मेरा बेस्ट आंसर कौन सा होगा, मेनी एंड वैरायटी। अगला क्वेश्चन है, इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट अ मैरिज टू लिव विथ, है ना। बहुत सारे सोसाइटीज में, बहुत सारे समाजों में, है ना, जो औरतें, जो लड़कियां होती है, उनकी शादी कर देने के बाद वो कहां चली जाती है रहने के लिए, हर सिस्टर अपने बहन के साथ, हर मदर इन लॉ अपने सासू मां के साथ, तो अपने ससुराल चली जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिल्हिटी वुमेन, देखेंगे हमारे जर्मन ग्रीड सिल्हिटी वुमेन की चर्चा कर रही है। और ये सिल्हिटी वुमेन कहां की रहने वाली होती हैं, तो ये बांग्लादेश के औरतों को हमारे जर्मन ग्रीड सिल्हिटी वुमेन के नाम से यहाँ पे पुकार रही हैं। सबको नहीं, कुछ सिल्हिटी वुमेन है ना। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सिल्हिटी वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। समझेंगे क्वेश्चन, सिल्हिटी वुमेन यानी सिल्हिटी औरतें, है ना, प्रेगनेंसी के लास्ट यानी अंतिम स्टेज के दौरान वो कहां रहने के लिए चली जाती हैं, क्या अपने अंकल के घर चली जाती हैं, एट हर मदर हाउस, या अपने मायके चली जाती हैं। तो ये हमारे समाज में भी है ना, कि जो औरतें होती हैं वो अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन सिल्हिटी वुमेन्स भी कहां जा रही हैं, अपने मायके यानी अपने माँ के घर, यानी जिसको हम लोग भोजपुरी में नहियर बोलते हैं, है कि नहीं। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा,
एट मदर हाउस। जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन, कहां की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की है तो पढ़ेंगे क्या इंग्लैंड में? ऑस्ट्रेलिया। चलेंगे। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सेलिब्रिटी वुमन इज, द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी का रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है उपहार, है ना, प्रेगनेंसी का उपहार फॉर यंग सेलिब्रिटी वुमेन इज, तो यंग सेलिब्रिटी वुमेन जो होती हैं उनको रिवार्ड के रूप में क्या दी जाती है? ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, बहुत सारा प्यार और ध्यान, गेट्स टू गो हर मदर हाउस, अपने मां के घर चली जाती हैं। तो क्या मेरा बेस्ट आंसर होगा? ए लॉट ऑफ लव एंड केयर्स। जब सेलिब्रिटी वुमेन्स प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उस समय उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा केयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, समझेंगे जी। बांग्लादेश में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वहां पे कहानियां सुनाई जाती है, किसके द्वारा? तो पेरेंट्स के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ भी दादा और दादी ये जो भी हैं इनके द्वारा कहानियां हम लोग भी सुनते हैं, तो वहां पर भी कहानियां सुनाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि वहां पे किस तरह की कहानियां सुनाई जाती है? इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, और परियों की जो कहानियां होती है वो किस प्रकार की होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या रूप थोका कहा जाता है या टूप थोका कहा जाता है? तो परियों के कहानी को बांग्लादेश में रूप थोका के नाम से जानते हैं। क्या? रूप थोका। स्क्रीनशॉट ले ले, इसके अगले क्वेश्चन को हम अभी रिपीट कर रहे हैं। ध्यान देंगे, इसका कुछ और क्वेश्चन है, लिखेंगे, समझेंगे। सिलहेटी woman and her child are given a new dress on the day of birth। क्वेश्चन है कि सिलेटी वुमन और उसके बच्चे को, है ना, एक नया कपड़ा दिया जाता है ऑन द डे ऑफ द बर्थ, यानी जन्म के कौन सा दिन? छठा दिन या सातवां दिन? तो इंडिया में छठा दिन को छठियार बोला जाता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी सातवें दिन उस बच्चे को और उस मां के लिए मार्केट से नए साड़ी और उस बच्चे के लिए कपड़े लाया जाता है। तो कौन सा दिन? सातवें दिन, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर द होल फैमिली। इन डैश चिल्ड्रेन, है ना, एंड डैश बच्चों में अंडर द एज ऑफ 5 और 6, 5 से 6 साल के बच्चों को पूरे परिवार के द्वारा देखभाल की जाती है। तो कहां के बच्चों को? तो इंडियन चिल्ड्रन को या बांग्लादेश के चिल्ड्रन को? तो बांग्लादेश। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे भारत देश में 5 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल उसके परिवार के द्वारा नहीं की जाती है? तो की जाती है। लेकिन जर्मन ग्रीर यहां पे इंडिया की चर्चा नहीं की है, वो चर्चा की है बांग्लादेश की, इसलिए हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ द जर्मन ग्रीर आर, यानी जर्मन ग्रीर की रचनाएं हैं क्या? द फीमेल, है ना, इनॉक। फीमेल इनॉक का मतलब होता है कैसे? फीमेल इनॉक का मतलब होता है, यहाँ पे इनॉक का मतलब हिजड़ा होता है, हिजड़ा समझते हैं ना। सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज ऑल, बताइए। तो इनका द फीमेल इनॉक भी है, सेक्स एंड डेस्टिनी भी है, द चेंज भी है, डी में ऑल सभी। ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, अभी जो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं चाइल्ड इज बोर्न, इस चैप्टर को कहां से लाया गया है? द फीमेल इनॉक से या सेक्स एंड डेस्टिनी से? तो सेक्स एंड डेस्टिनी द फर्टिलाइजर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश विजिटेड एन इनोमरस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर अ बांटू पेशेंट, समझेंगे क्वेश्चन। डैश ने विजिट किया, डैश ने देखा एक विशाल मॉडर्न हॉस्पिटल जो बांटू पेशेंट, दक्षिण अफ्रीका के लिए बांटू पेशेंट के लिए उस हॉस्पिटल को बनाया गया है, वो किसके द्वारा विजिट किया गया था? तो क्वेश्चन है, सेहला किंटीजिंगर या गीता सेडी
तो वह शीला किटजिंगर के द्वारा उस मॉडर्न जो बहुत बड़ा विशाल हॉस्पिटल्स है, वो शीला किटजिंगर के द्वारा उसकी क्या की गई थी, विजिट की गई थी, मतलब उसको देखा गया था, उसको जांच किया गया था। इसके बाद हम अगले चैप्टर को अभी कंप्लीट कराएंगे। एक दिन में 3 चैप्टर, यानी आई विल कंप्लीटेड 3 चैप्टर, 3 चैप्टर अभी, और शाम में भी 3 चैप्टर। आज 2 वीडियो जाएगा, एक तो एक और एक शाम में भी जाएगा वीडियो। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट नोट ले लें, ध्यान देंगे। अभी का जो मेरा चैप्टर है, हाउ फ्री इज द प्रेस। एंड प्रेस जो है प्रेस कैसे स्वतंत्र है, कैसे आजाद है, वो जो किसके द्वारा लिखा गया है, ड्रोथी एल सयर्स के द्वारा लिखा गया है। ड्रोथी एल सयर्स पहली वुमेन है, पहली औरत है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की, यानी ग्रेजुएशन की। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस जो है कैसे आजाद है और नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी of a popular daily is controlled by dash the chief factor। जो हम लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं ना, वो डेली न्यूज़पेपर जो है वो कितने के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसके कितने फैक्टर होते हैं, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। वही फैक्टरों की चर्चा यहां पे करेंगे हम। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, सेकेंड जो चीफ सोर्सेस होता है, क्या चीज का, न्यूज़पेपर का स्रोत होता है, वो क्या होता है, द वेल्थ ऑफ ऑनर या डोनेशन, द वेल्थ ऑफ ऑनर, जो प्रेस का मालिक होता है। अगला द फर्स्ट चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, या इसका जो पहला फैक्टर है, पहला जो सोर्स का फैक्टर है, चीफ फैक्टर है, वो क्या है, द वेल्थ ऑफ ऑनर, ये सेकंड है। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट है। न्यूज़पेपर का फर्स्ट चीफ सोर्स जो होता है एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन, जिसको प्रचार प्रसार भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, क्वेश्चन है कि सेंसरशिप का प्रयोग कब किया जाता है, तो सेंसरशिप का प्रयोग जो है बाबू इमरजेंसी के दौरान की जाती है। किसके दौरान, इमरजेंसी के दौरान की जाती है। क्वेश्चन है, प्रेस इज फ्री डैश समवेयर एवरीवेयर, क्वेश्चन का जवाब तो होना चाहिए एवरीवेयर, कि प्रेस जो होता है सर्वत्र स्वतंत्र है, लेकिन प्रेस जो है स्वतंत्र सर्वत्र सभी जगह स्वतंत्र नहीं होता है, यानी समवेयर, कुछ जगहों पर। अगला क्वेश्चन है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, प्रेस जो होता है यानी कहां पर है ना, मुख्य रूप से वो स्वतंत्र होता है, ब्रिटेन या अमेरिका, तो वो हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जो है ऑर्डिनरी कंडीशंस में प्रेस को हमेशा फ्री रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है। ब्रिटेन, ब्रिटिश, इंग्लैंड, ये तीनों एक ही नाम है ना। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखेंगे क्वेश्चन अगला है कि ड्रोथी एल सयर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। ड्रोथी एल सयर्स डैश यूनिवर्सिटी से पहली है ना औरत ग्रेजुएट थी। कौन से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या कैम्ब्रिज, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है, डैश वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डैश डैश डाल देगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन डाल देगा, तो याद रखेंगे ड्रोथी एल सयर्स फर्स्ट ऐसी लेडी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ एल सयर्स आर, यानी ड्रोथी एल सयर्स की रचनाएं क्या है, तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, ई ऑल, ये सभी उन्हीं की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना जरूर इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है बकिंगम प्लेस इज लोकेटेड इन, बकिंगम प्लेस जो है वो कहां है? ब्रिटेन में, अमेरिका में? ब्रिटेन, क्योंकि हमारी दोस्ती सैयद इंग्लैंड की रहने वाली थी, है ना। तो ऐसे हमारा एक कंप्लीट होता है। हाउ फ्री इज द प्रेस जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? ऐसे है। पूछ सकता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन, तो याद रखेंगे ऐसे है। ऐसे बोले तो निबंध है ना। ऐसे आज हमारा 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और हम शाम में कोशिश करेंगे कि 3 चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव कराकर, यानी कल तक इसको पूरा जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर कराकर और फिर ग्रामर को एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए आप लोगों के लिए, ताकि जाइए एग्जाम में और छक्का चौका मार कर रहिए, है कि नहीं। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले। जिनका भी एग्जाम इस साल 12th का है ना, उनके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये वाला। चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।